हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने यूपीपीसीएल टीजीटी का पेपर सॉल्व कराया था, जो किस टेक्निकल इशू के कारण हम लोग पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए थे। बाकी का जो क्वेश्चन है वो आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट हम लोगों का क्वेश्चन था, हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। इसमें सीएफएल का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। इसके आगे हम लोगों का बाकी का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर और लाइक जरूर करें। देखिए यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है कि किसी एक फेज इंडक्शन मोटर, फेज मोटर मतलब कि सिंगल फेज सिंगल फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की जो रनिंग वाइंडिंग होती है, रनिंग वाइंडिंग, इसमें दो वाइंडिंग होती है, एक होती है रनिंग वाइंडिंग और एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग और शुरुआती स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच का विद्युत कोण इलेक्ट्रिकल एंगल कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का कोण बनता है। ये आपका कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन, किसी ट्रांसफार्मर के डीसी सप्लाई से जुड़े होने पर क्या होता है। ट्रांसफार्मर के ट्रांसफार्मर में हम इनपुट कहाँ देते हैं, प्राइमरी साइड इनपुट देंगे और हमारा ये होगा आउटपुट और ये होगा इनपुट। ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है, लेकिन क्वेश्चन दिया है कि यदि हम इनपुट में डीसी दे तो क्या होगा। डीसी में आवृत्ति होता है 0 और एसी में इंडियन मानक के हिसाब से कितना होता है, 50 हर्ट्ज। तो अगर हम डीसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। अगर इसका आप प्रैक्टिकली रूप से देखना चाहें तो आप जानते हैं कि दो प्लेटों के बीच में एयर गैप या कोई अन्य पदार्थ, परावैद्युतांक पदार्थ रखा हो तो कैपेसिटेंस का निर्माण करते हैं। यदि हम मान लें कि इसमें प्राइम वाइंडिंग में आपका लेदराइज पेपर उपयोग किया जाता है, और समझ लीजिए कि पेपर ये इसका माध्यम हो, और वाइंडिंग होते हैं दो, एलवी और एचवी। मान लीजिए एलवी और एचवी वाइंडिंग होते हैं। दो वाइंडिंगों के बीच में कैपेसिटेंस का आदि निर्माण होता है। तो आप जानते हैं कि रिएक्टेंस बराबर होता है 1/2 पाई एफ सी। एफ का मान डीसी के लिए क्या होता है, 0। तो जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1/0 यानी मान कितना आएगा, अनंत। एक्सी का मान आ गया अनंत। मात्रक होता है रिएक्टेंस का, कैपेसिटी रिएक्टेंस का मात्रक होता है ओम। यानी जिसका रेजिस्टेंस अनंत हो जाएगा, क्या उसमें करंट प्रवाहित होगा, कभी नहीं। तो इसका सीधा समझ लीजिए कि क्या होगा, हम लोगों का प्राइमरी वाइंडिंग क्या हो जाएगा, जल जाएगा। प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगा। यहां पर दिया है ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन, किसी स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज होता है किसके बराबर। तो देखिए, लाइन वोल्टेज वी एल बराबर √3 होता है वीपी का। वीपी क्या होता है, फेज वोल्टेज। वीपी क्या होता है, फेज वोल्टेज। और वी एल, एल से लाइन, और ये क्या होगा, लाइन वोल्टेज। तो क्या होता है, लाइन वोल्टेज √3 गुना किसका होता है, फेज वोल्टेज का। ठीक है। अब यहाँ पर फेज वोल्टेज अगर निकालते हैं तो वी एल अपन में क्या लिखते हैं, √3। ये किसके लिए होता है, ये होता है आपका स्टार कनेक्शन के लिए। किसके लिए होता है, ये स्टार कनेक्शन के लिए, आर वाई बी। स्टार कनेक्शन में इसके बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, 120 अंश। कितने डिग्री का कोण बनता है, 120 अंश का। यहाँ पर ये 3 फेज।
अब इसमें मान लीजिए कि यदि डेल्टा कनेक्शन हो, यदि डेल्टा कनेक्शन हो तब क्या होगा। डेल्टा कनेक्शन में IL मतलब लाइन करंट √3 गुना होता है IP के, मतलब कि लाइन करंट √3 गुना होता है फेज करंट के। किसके बराबर होता है? फेज करंट। और इसमें VL बराबर VP होता है, मतलब लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर। डेल्टा में क्या होता है? लाइन करंट √3 गुना होता है और स्टार में फेज वोल्टेज। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन, LT केबल के इंसुलेशन का परीक्षण होता है कितने पर? 1100 वोल्ट पर। कितने पर होता है? 1100 वोल्ट पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मोटर इज सुटेबल फॉर ट्रैक्शन वर्क? कर्षण वर्क कार्य में कौन से मोटर का उपयोग किया जाता है? तो DC सीरीज मोटर, क्योंकि इसको बिना लोड के हम लोग नहीं चलाते हैं। अगर बिना लोड के चलाएंगे तो इसकी स्टार्टिंग, मतलब कि अगर बिना लोड के चलाएंगे तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है DC सीरीज मोटर की, बहुत हाई स्पीड से चलता है। अगला क्वेश्चन, बिना लोड के DC सीरीज वाले मोटर को नहीं चलाना चाहिए। देखिए अभी ये क्वेश्चन ही आ गया कि बिना लोड के DC सीरीज मोटर को नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इसकी गति खतरनाक सीमा तक बढ़ जाएगी। इसकी स्पीड नो लोड पर बहुत ज़्यादा होती है, इसको बिना लोड के चलाया ही नहीं जाता है। गति क्या हो जाएगा? खतरनाक स्पीड पर बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन, ISI के नियमों के अनुसार किसी लाइटिंग सर्किट में अधिकतम मैक्सिमम लोड किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो 800 वाट। कितना होता है? 800 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सब सर्किट का मान 3000। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर संकेंद्री वाइंडिंग का उपयोग किसमें किया जाता है? तो सिंगल फेज वाले मोटर में। DC मोटर में नहीं होता, ट्रांसफार्मर में नहीं होता, 3 फेज वाले मोटर में भी नहीं होता है। सिंगल फेज वाले मोटर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पीक फैक्टर का अनुपात क्या होता है? पीक फैक्टर का अनुपात क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू अपान में RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये इसका फुल फॉर्म होता है पीक फैक्टर का, मैक्सिमम वैल्यू अपान में RMS वैल्यू। ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन, सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में अपकेंद्री स्विच, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच जोड़ा जाता है सीरीज क्रम में। किसमें जोड़ते हैं? सीरीज क्रम में। इस स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है। ये होता है कि एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच जोड़ा जाता है, ये सिंगल फेज मोटर में आता है। अब सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम क्या होता है कि जब यह 70 से 75% स्पीड प्राप्त कर लेता है तो अपने आप यह स्विच क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है? खुल जाता है, ओपन हो जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। जैसे पूछ सकता है कि बताइए सेंट्रीफ्यूगल स्विच कितने स्पीड पर? तो 70 से 75% जब मोटर स्पीड में आ जाता है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है। PVC का सही पूर्ण है। PVC का फुल फॉर्म होता है पॉली विनाइल और क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड इसके क्या बने होते हैं? मान लीजिए पूछ देता है कि तार के ऊपर जो इंसुलेशन चढ़ा रहता है वो किसका बना होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड का। नॉर्मल में पॉलीविनाइल क्लोराइड इंसुलेशन
इसका मतलब है पॉलीविनाइल क्लोराइड का। वायर के ऊपर जो इंसुलेशन चढ़ा होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड का होता है। अगला क्वेश्चन, ओम का नियम बताता है। ओम का नियम बराबर होता है V बराबर I इंटू आर। यहाँ पर R इंटू आई लिखा है, सही है। ऑप्शन तीसरा, ओम का नियम V बराबर I इंटू आर, क्योंकि ओम का नियम होता है कि किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मान सप्लाई वोल्टेज के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर R हम लोग क्या लेते हैं, R एक नियतांक लेते हैं। R एक लिया जाता है नियतांक, और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। मात्रक होता है ओम, तो इसलिए V बराबर I इंटू आर। ऑप्शन कौन सा सही होगा, तीसरा। अगला क्वेश्चन, प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो अन्य लोगों के पास भी पहुंचे, जिनका पेपर होगा कुछ फायदा हो जाएगा। ऐसे स्विचों की कितनी संख्या होती है जिनको उपयोग सीढ़ी के लाइटिंग सर्किट में उपयोग किया जाता है। दो तरफा स्विच, मतलब एक स्विच से, जैसे जीने की जो वायरिंग होती है उसमें टू वे स्विच का उपयोग किया जाता है। टू वे इसको बोलते हैं, वही टू वे स्विच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, टू वे स्विच का उपयोग किया जाता है सीढ़ी के वायरिंग में। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा। अगला क्वेश्चन, एक सिंगल फेज मोटर की चक्रण दिशा को किसके द्वारा बदला जा सकता है। तो चल या प्रारंभिक, मतलब दो वाइंडिंग जो होता है सिंगल फेज मोटर में, रनिंग और स्टार्टिंग। स्टार्टिंग का काम होता है शुरू में जब सप्लाई देते हैं मोटर को तो चलाना, उसके बाद स्टार्टिंग काम खत्म हो जाता है और रनिंग पर वो चलता रहता है। तो ये वाइंडिंग टर्मिनलों में बदलाव करके जब टर्मिनल बदल देंगे तो उसका जो दिशा होगी वो क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज, या एंटी क्लॉकवाइज होगी तो क्लॉकवाइज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन होते हैं अर्धचालक। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन होते हैं अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर। सुपर कंडक्टर आपका क्या होता है, सिल्वर, चांदी। क्या होता है, चांदी, सिल्वर। ये एक तरह का चालक ही होता है लेकिन सबसे अच्छा होता है। कंडक्टर्स, चांदी भी आएगा, कापर, एल्युमिनियम, लोहा, जस्ता। ठीक है, तो यहाँ पर सुपर कंडक्टर चांदी, और सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड। सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, ये सब क्या है, अर्धचालक में आते हैं, लेकिन मुख्यतः सिलिकॉन और जर्मेनियम याद रखिएगा सेमीकंडक्टर होते हैं। अर्धचालक किसे कहते हैं, तो अर्धचालक जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक से कम व कुचालक से ज्यादा होती है उसको अर्धचालक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ एन आर्म्ड वायर इन केबिल। जैसे केबिल आता है अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड इसको समझ लीजिए, अंडरग्राउंड केबिल। ठीक है, अब ये होता है 7, मतलब सिम्बॉस, ये होता है आपका 6 लेयर के अंदर, लेकिन वो अंडरग्राउंड केबल होता है। ये आर्म्ड केबल का मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है मैकेनिकल प्रोटेक्शन, मतलब यांत्रिक के लिए, यांत्रिक सुरक्षा की दृष्टि से होता है। लेकिन जो क्रम होता है केबल के लिए, सी का मतलब होता है कंडक्टर, चालक। ये आई का मतलब होता है इंसुलेशन, क्या होता है, इंसुलेशन। एम का मतलब होता है मेटेलिक, मेटेलिक शीट। बी का मतलब होता है बेडिंग, बी का मतलब होता है बेडिंग। और ए का मतलब होता है आर्मरिंग, आर्मरिंग। और एस का मतलब होता है सर्विंग, एस का मतलब होता है सर्विंग। ये क्रम होता है, कंडक्टर से स्टार्ट होता है और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ये लेयर चढ़े होते हैं, और लास्ट में आपका क्या होता है, सर्विंग। उसी प्रकार इसमें आर्म्ड में मैकेनिकल प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एसी और डीसी आपूर्तियों दोनों पर कौन सा मोटर काम करता है, यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर। ये क्या होता है, एसी और डीसी दोनों पर कार्यरत होते हैं, यूनिवर्सल मोटर। अगला, किसी उद्दीप्त लैंप का पावर फैक्टर है 1। पावर फैक्टर कितना होता है, 1।
इसका पावर फैक्टर कितना होता है? एक। पावर फैक्टर 0 से लेकर के 1 के बीच में ही होता है। इसका पावर फैक्टर कितना होगा? 1। अगला, यूपीएस का पूर्ण नाम क्या है? मतलब यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है? यूनी इंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूनी इंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूपीएस, जो कंप्यूटर के लिए लगा होता है। यूपीएस, यूनी इंटरप्टेड पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन, एच श्रेणी के विद्युत रोधी उष्मारोधी का सीमित तापमान है 180 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 180 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रदीप्ति की, अगला क्वेश्चन, प्रदीप्ति की इकाई क्या है? प्रदीप्ति की इकाई है लक्स। प्रदीप्ति की इकाई क्या है? लक्स। अगला क्वेश्चन, किसकी पहचान करने के लिए एंड रूल द्वारा की जाती है? किसकी पहचान करते हैं एंड रूल से? तो चुंबकीय ध्रुव से। किसके? चुंबकीय ध्रुव से। चुंबकीय ध्रुव की कहा जाता है कि यदि अंगुली को धारा की दिशा में रखा जाए तो अंगूठा हमेशा आपका पोल को बताता है। अंगूठा और पोल में किसको बताएगा? नॉर्थ का। और जिस साइड बच गया उधर क्या हो जाएगा? एस। धारा की अगर दिशा में अंगुली रखते हैं तो जिस साइड हमारा अंगूठा होगा वो पोल को व्यक्त करता है, नॉर्थ पोल को व्यक्त करता है। तो चुंबकीय ध्रुव की दिशा ज्ञात करने के लिए एंड रूल का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी भू इलेक्ट्रोड से एक भवन की दूरी कम से कम नहीं होनी चाहिए 1.5 मीटर। कितना? 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। बैटरी का ट्रिकल चार्जर, अगला क्वेश्चन है कि बैटरी का ट्रिकल चार्जिंग बहुत कम करंट के द्वारा आवेशित होती है। जब बैटरी खराब हो जाता है उसको ट्रिकल चार्जिंग किया जाता है, और वो कितने पर किया जाता है? कम करंट पर, बहुत कम करंट पर चार्ज किया जाता है। एक इंडक्शन मोटर में यदि पोल की संख्या दोगुनी हो जाती है तो उसकी गति क्या होगी? इसका फार्मूला होता है NS बराबर 120 F/P। यहाँ पर NS है सिंक्रोनस स्पीड। ये क्या है? सिंक्रोनस स्पीड, तुल्यकालिक चाल, तुल्यकालिक गति, तुल्यकालिक गति। F क्या है? सप्लाई आवृत्ति। F है आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ये फिक्स है, इंडिया में कितना है? 50। और यहाँ पर P क्या है? पोल की संख्या, पोल की संख्या, नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स। क्या हो जाएगा? ये क्या करें कि पोल की संख्या दोगुनी होती है। P बराबर कितना करना है? मतलब यहाँ पर क्या करेंगे? 2 का गुणा। तो ये क्या हो जाएगा? तो बताइए, जो स्पीड होती है वो आपका व्युत्क्रमानुपाती होती है पोल की संख्या का। मतलब अगर पोल की संख्या बढ़ाते हैं तो स्पीड इसका क्या होगा? कम होगा। और यदि पोल की संख्या घटाते हैं तो स्पीड का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर पोल की संख्या अगर दोगुना करेंगे तो इसका मान क्या होगा? दोगुना करेंगे तो दोगुना कम, यानी कितना हो जाएगा? आधा। कितना हो जाएगा? आधा। अगला क्वेश्चन, शीत ग्रह में खांचेदार जगह पर किस तरह की वायरिंग का उपयोग किया जाता है? सीसा कवचित वायरिंग, नमी युक्त से बचाने के लिए। क्या होता है? सीसा कवचित वायरिंग। शीत ग्रह जैसे कूलिंग जहाँ पर होता है तो वहाँ पर क्या होता है? शीशे का वायरिंग, क्योंकि वहाँ पर नमी होगा आर्द्रता की वजह से, तो वहाँ पर सीसा कवचित वायरिंग किया जाता है। ये सुरक्षा के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, किसी सेतु डिस्टकारी में कितने डायोड का उपयोग किया जाता है? 4। कितने डायोड का उपयोग किया जाता है? 4। अब यहाँ पर डिस्टकारी किसे कहते हैं? तो ऐसा उपकरण, मतलब रेक्टिफायर। इसका इंग्लिश शब्द क्या हो गया? रेक्टिफायर। ऐसा उपकरण जो AC को DC में परिवर्तित करता है, रेक्टिफायर कहलाता है। AC को DC में परिवर्तित करता है, रेक्टिफायर कहलाता है। रेक्टिफायर होता है आपका हाफ वेव। इससे देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो आपका इसमें ब्रिज से पूछा है, हो सकता है
इस बार किसी और से पूछ दे। दूसरा होता है फुल वेव। क्या होता है? फुल वेव रेक्टिफायर। क्या होता है? फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। और तीसरा होता है फुल वेव ब्रिज। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज का मतलब होता है सेतु, पुल। क्या होता है? सेतु। दृष्टिकारी फुल वेव का पूर्ण तरंग सेतु दृष्टिकारी। अब यहाँ पर देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए एक डायोड का उपयोग किया जाता है। कितने डायोड का? एक डायोड का उपयोग किया जाता है। फुल वेव बनाने के लिए दो डायोड का उपयोग करते हैं, और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए 4 डायोड का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, 4 डायोड सही होगा। अगला, इलेक्ट्रॉन पर प्रवाह को कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कहा जाता है धारा। क्या कहा जाता है? आवेश को प्रवाह दर, वही आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? धारा। आई बराबर क्या होता है? क्यूटी। मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति सेकेंड, या इसी को हम लोग एम्पियर कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो क्या कहते हैं उसको? धारा। आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, किसी गहन छड़ प्रकोष्ठ इंडक्शन मोटर का स्लॉट आकार का अनुपात है, तो कितना होता है? 12:1। 12:1 का अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन, इंसुलेशन प्रतिरोध को किसके उपयोग द्वारा मापा जाता है? तो मेगर द्वारा। किसके द्वारा? मेगर द्वारा। मेगर द्वारा मापा जाता है, क्योंकि मेगर बना है आपका मेगा ओम, मतलब बहुत बड़ा यूनिट होता है। और मेगर एक यंत्र है जिससे इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मापा जाता है। इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मापने के लिए मेगर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी स्टार डेल्टा संयोजन में ऊर्जा को द्वारा दिया जाता है, तो यहाँ पर होता है 3 फेज के लिए √3 VL cos फाई लाइन करंट, लाइन वोल्टेज, लाइन करंट और cos फाई फेज एंगल, और टोटल लेंगे cos फाई को, तो हम लोग cos फाई को जानते हैं पावर फैक्टर। तो यहाँ पर थीटा दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा। अगला क्वेश्चन, भू रिसाव सर्किट ब्रेकर को भू रिसाव अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को किस रूप में जाना जाता है? तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को ELCB फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, अवशेष करंट सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भू प्रतिरोध को मापा जाता है भू प्रतिरोध परीक्षक या टेस्टर। भू प्रतिरोध परीक्षक या टेस्टर फ्रीक्वेंसी मीटर से आवृत्ति को मापते हैं। फ्रीक्वेंसी मीटर से आवृत्ति को मापते हैं। मल्टीमीटर आपका मल्टी मतलब सबके लिए वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध। आपका मल्टीमीटर भी दो आता है, एक होता है एनालॉग और दूसरा है अब आजकल चल रहा है आपका ज्यादा डिजिटल। वोल्टमीटर क्या मापता है? वोल्टेज को मापता है। अगला क्वेश्चन, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर पर स्लिप रिंग को वही वरीयता दी जाती है जहां पर, देखिए स्क्वायरल केज इंडक्शन जो मोटर होता है वह स्टार्टिंग टार्क उस मोटर की बहुत ज़्यादा होती है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग जो टार्क होती है, स्टार्टिंग टार्क जो शुरू में बलाघूर्ण होता है स्टार्ट करने के टाइम, वो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? उच्च स्टार्टिंग टार्क के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, घरेलू मिक्सचर की निर्धारक शक्ति है 600 वाट।
कितना? 600 वाट। निर्धारक शक्ति कितनी है? 600 वाट। इसमें ऑप्शन दिया है 100 से 600 वाट, ठीक है। तो आप 4 नंबर ट्रिक लगाएंगे, 600 वाट। प्लेट भू संयोजन के लिए पृथ्वी में गड्ढा 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। इससे 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। BIS के अनुसार किसी भी संस्थापन में अनुमत अधिकतम रिसाव विद्युत धारा पूर्ण भार का मतलब फुल लोड का विद्युत धारा 1/5000 होता है। कितना होता है? 1/5000 होता है। अगला क्वेश्चन, BIS के अनुसार 3 फेजों और न्यूट्रल तारों के क्रमागत रंगों को व्यक्त किया जाता है। जो फेज सीक्वेंस होता है RYB, तो ये इसका होता है रेड लाल, ये होता है येलो पीला, और ये होता है ब्लू नीला, और एक और होता है, वो क्या होता है? ब्लैक। तो ये आपके व्यक्त करते हैं फेज को, और ये व्यक्त करता है न्यूट्रल को, यह व्यक्त करता है न्यूट्रल को। और एक हरा तार भी होता है ग्रीन हरा, यह व्यक्त करता है अर्थिंग को। किसको व्यक्त करता है? अर्थिंग को। तो यहाँ पर क्या होगा? लाल पीला नीला और काला, किसको? न्यूट्रल को। और ये 3 फेज हो गया RYB। अगला क्वेश्चन, 2 वाट मीटर वाली विधि का उपयोग 3 फेज प्रणाली में ऊर्जा मापने के लिए तब तक किया जाता है जब संतुलित और असंतुलित भार मतलब बैलेंस और अनबैलेंस लोड पर हो, ठीक है। 2 वाट मीटर क्या मापता है? पावर, ऊर्जा। तो यहाँ पर 2 वाट मीटर वाली विधि का उपयोग 3 प्रणाली में किया जाता है बैलेंस और अनबैलेंस लोड की स्थिति में। प्रत्यावर्ती अल्टरनेटर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो फैराडे के नियम पे। किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो फैराडे के नियम पर कार्य करता है। फैराडे के नियम पर कार्य करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। घनाकार सॉलिड का कोण, घनाकार सॉलिड कोण की SI यूनिट क्या है? स्टेरेडियन। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। कोण का मात्रक होता है रेडियन, और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। अगला क्वेश्चन, प्रेरण मोटर का स्टेटर बनाया जाता है सिलिकॉन स्टील का। किसका? सिलिकॉन स्टील का। किसका बना जाता है? सिलिकॉन स्टील, वही सिलिकॉन इस्पात। तो इंडक्शन मोटर का स्टेटर बना होता है किसका? सिलिकॉन स्टील का। अगला है, पूर्ण अंतराल वाइंडिंग में कुंडली अंतराल पोल अंतराल की संख्या के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? कुंडली अंतराल पोल अंतराल के क्या होता है? बराबर। वायरिंग का सबसे सस्ता और आसान तरीका क्या है? क्लिट वायरिंग सबसे सस्ता और आसान तरीका है। कौन सा नियम बताता है कि किसी जंक्शन पर करंटों के संगमन का बीजगणितीय योग 0 होता है? किरचॉफ करंट नियम होता है। सुन लीजिए यहाँ पर, किरचॉफ लॉ होता है 2। एक होता है KCL, जिसको किरचॉफ करंट लॉ के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है KVL। इसको हम लोग वोल्टेज, किरचॉफ
वोल्टेज, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहते हैं। केसीएल किरचॉफ करंट लॉ होता है और ये होता है केवीएल। किरचॉफ लॉ होता है कि किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी जंक्शन पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं के, जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के शून्य के बराबर होता है, और इसको सिग्मा आई बराबर लिखा जाता है 0। अब वोल्टेज होता है सिग्मा आई आर बराबर क्या होता है 0। तो कौन सा सही होगा? किरचॉफ करंट लॉ। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक इक्विवेंटरों का उपयोग में होता है। इलेक्ट्रिक इक्विवेंटरों का उपयोग खाली स्थान किसमें होता है? पोल्ट्री फार्म में। पोल्ट्री फार्म में उपयोग होता है। कोरोना प्रभाव को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? कोरोना यानी ये आपका रोग नहीं है, समझ रहे हैं ना? कोरोना, चाइना मत समझिए इसको। कोरोना इफेक्ट एक लॉसेस होता है ट्रांसमिशन लाइन में। कोरोना इफेक्ट लॉसेस होता है किसमें? ट्रांसमिशन लाइन में, संचरण लाइन में, ठीक है। क्या होता है? कंडक्टर के बीच समुचित अंतराल करके कम किया जा सकता है। क्योंकि अंतराल, देखिए अगर हम चाहें तो एक ही कंडक्टर का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि हम ज़्यादा अगर मोटे कंडक्टर का उपयोग करते हैं तो उसका एरिया क्या होगा? बढ़ जाएगा, और एरिया बढ़ेगा मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा। मान लीजिए इतना छोटा कोई मोटा कंडक्टर है, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला, और इतना कोई ज़्यादा मोटा कंडक्टर है क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला, इसका कोरोना इफेक्ट बढ़ जाएगा और इसका कोरोना इफेक्ट क्या हो जाएगा? अब तो इसलिए अलग अलग टुकड़ों में उपयोग करते हैं। स्किन इफेक्ट भी इसका ज़्यादा होगा, इसका क्या होगा? कम। तो ऑप्शन नंबर 4 नंबर सही होगा, कंडक्टर के बीच समुचित अंतराल रखकर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका भू संयोजन मतलब अर्थिंग की दृष्टि से महत्व है? मानव जीवन और उपकरणों का बचाव। मानव जीवन और उपकरणों का बचाव ग्राउंड का सिंबल होता है, इसे घटते क्रम में बनाइए। किसका? ग्राउंड का सिंबल होता है, और मानव जीवन और उपकरणों से बचाव के लिए भू संयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मोटर ओवरलोड रिले का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? तो अधिभार संरक्षण, ओवरलोड रिले, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं OLR, ओवरलोड रिले। इसमें होता यह है कि जब मोटर ज़्यादा लोड पर होता है, अत्यधिक लोड पर होता है, उसके दौरान करंट का मान अत्यधिक बढ़ जाता है, और मैग्नेट ज़्यादा बनने के कारण ओवरलोड जो रिले होता है वो कास्ट आयरन से बने जो लगा होता है OLR रिले से, उसको मैग्नेट ज़्यादा बनाने के कारण उसको खींच लेता है और सप्लाई कट जाता है, ठीक है। तो सुरक्षा के लिए होता है, लेकिन जब लोड जब बढ़ेगा तब वो करंट के मान बढ़ने के कारण ऐसा होता है और वोल्टेज का मान घटने लगता है। अगला क्वेश्चन, MMF का पूर्ण नाम क्या है? MMF का मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और आपका EMF का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइसिस में फैराडे के पहले नियम के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो M बराबर ZI/T, रासायनिक तुल्यांक, धारा और समय। M बराबर ZI/T। ये आपका बैटरी का क्वेश्चन है, ये आपके बैटरी का क्वेश्चन है, बैटरी चैप्टर में ही मिल जाएगा। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जिस आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपको अगला वीडियो किस पर बनाना है वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। PPE का पूर्ण रूप क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट।
फुल फॉर्म याद रखिएगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अगला क्वेश्चन, किसी धारामापी के परिसर को कैसे विस्तारित किया जा सकता है निम्न मान प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़कर? सुन लीजिए इसका क्या होता है। एमीटर, 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 एमीटर क्या होता है? धारा को मापता है। एमीटर धारा को मापता है। आइडियल रूप से इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो। आइडियल रूप से रेजिस्टेंस होता है जीरो। और प्रैक्टिकली रूप से पूछ सकता है ये, प्रैक्टिकल रूप से रेजिस्टेंस का मान क्या होता है? कम से कम। क्या होता है? कम से कम। अब यहाँ पर कह रहे हैं ना कि निम्न मान प्रतिरोधक के साथ समांतर क्रम में जोड़ करके, ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि प्रतिरोध जो है, अगर प्रतिरोध इसका बढ़ा देंगे, एमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, तो उसकी जो रीडिंग आएगी उसमें एरर आने लगेगा। क्या हो जाएगा? त्रुटि। उसमें क्या होगा? त्रुटि होने लगेगा। अगला क्वेश्चन, उच्च गतिशील अल्टरनेटिंग में उपयोगी रोटर्स हैं। उच्च गतिशील, दो टाइप के रोटर आते हैं अल्टरनेटर में, दो टाइप के अल्टरनेटर आते हैं, अरे सॉरी रोटर, अल्टरनेटर में दो टाइप के रोटर आते हैं। एक होता है आपका सिलेंड्रिकल टाइप, सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल टाइप रोटर, एक होता है सिलेंड्रिकल टाइप रोटर, ठीक है। और एक होता है एक्सियल एक्सियल टाइप। अब सिलेंड्रिकल टाइप में क्या होता है? बेलनाकार 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 पोल, बेलनाकार पोल जो घूर्णन होता है उसका उपयोग किया जाता है अल्टरनेटर में। अगला क्वेश्चन, सीसा अम्ल वाली किसी बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। जो बैटरी में हम लोग पानी मिलाया जाता है वो होता है क्या? तो घुला सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिड मतलब अम्ल होता है, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। द क्रिम्पिंग ऑफ वायर ऑब्लिक केबल इनटू ए लग्स इज डन यूजिंग क्रीपिंग टूल। क्रीपिंग टूल्स का उपयोग किया जाता है, और क्रीपिंग टूल्स का फिगर दे करके आपसे पूछ भी सकता है कि बताइए कि इसका नाम क्या है, ठीक है, क्रीपिंग टूल्स। अगला क्वेश्चन दिया है कि कोई अष्टपोल वाले किसी अष्टपोल परिवर्तक 750 आरपीएम पे चल रहा है, इस अल्टरनेटर की आवृत्ति क्या होगी? इस अल्टरनेटर की आवृत्ति क्या होगी? सेम वही फार्मूला जो कुछ देर पहले बताया, देखिए 120F/P, ये सेम फार्मूला किसके लिए लगता है? ये आपका लगता है मोटर के लिए, कोई अंतर नहीं है फार्मूले में। अब सेम यही फार्मूला यदि हम अल्टरनेटर के लिए लगा रहे हैं, तो F का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? NS/P बटा में क्या हो जाएगा? 120। ये किसके लिए लगता है? अल्टरनेटर के लिए। क्या पूछा है? देखिए अष्टपोल, अष्ट मतलब P का मान कितना दिया है? 8 पोल। कितना स्पीड है? स्पीड कितना है इसका? 750 आरपीएम के स्पीड से चल रहा है। आपसे पूछा है कि बताइए कि इसकी आवृत्ति कितनी होगी, F का मान कितना होगा? तो F बराबर NS/P बटा में 120। NS का मान कितना है? 750 गुणे P का मान कितना है? 8 बटा में ये हो जाएगा 120। कटा देंगे इसको, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, 4 से कटाएंगे तो, और ये हो जाएगा 25।
एफ बराबर 25 गुणे 2, एफ का मान कितना हो जाएगा 50 हर्ट्ज। ये होगा हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन, अर्ध तरंग दृष्टिकारी की, अर्ध तरंग दृष्टिकारी वही मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर की जो दृष्टिकरण क्षमता होती है वो कितना होता है 40.6%। कितना होता है 40.6%। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर की जो दृष्टिकरण क्षमता होती है, हाफ वेव रेक्टिफायर की जो दृष्टिकरण क्षमता होती है वो 40.6% होती है, 40.6%। ठीक है। अब फुल वेव रेक्टिफायर का 81.2 होता है। अगला क्वेश्चन, 4 ओम प्रतिरोधक समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो कुल प्रतिरोध होगा। समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, समांतर क्रम का सूत्र होता है R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4। अब यहाँ पर कितना प्रतिरोध है 4 प्रतिरोध है, 4 प्रतिरोधक समांतर में जुड़े हैं, मतलब 4 प्रतिरोधक समांतर में जुड़े हैं 4 ओम वाले। कितने ओम वाले 4 ओम वाले। यहाँ पर हो जाएगा 1/4, 4 प्रतिरोध है, एलसीएम लेंगे 4, 1 + 1 + 1 + 1 बराबर 4/4, कितना हो गया 1। तो यहाँ पर R का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि अगर आप, ये फार्मूला होता है बेसिक फार्मूला, अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो समय लगेगा ज़्यादा, आपको जल्दी करना है। तो पैरेलल में जब प्रतिरोध जुड़ा होता है तो प्रतिरोध के लिए, समांतर के लिए RT या RP बराबर, देखिए चाहे 10 प्रतिरोध जुड़े हों या 100 प्रतिरोध जुड़े हों, कितना हो प्रतिरोध जुड़ा हो, यह फार्मूला बस उसी के लिए लगेगा कि यदि प्रतिरोध सेम ओम का होना चाहिए, मतलब 4 ओम का है तो 20 ओम प्रतिरोध हो, चाहे 50 ओम प्रतिरोध हो, चाहे कितना हो प्रतिरोध हो, उसका एक ही वैल्यू होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम, R4 बराबर 10 ओम, तो फिर हम लोग फार्मूला यही वाला लगाएंगे। लेकिन यदि 4 ओम वाले प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों और सेम मान का है प्रतिरोध, चाहे 10 प्रतिरोध हो, उसके लिए हम लोग RT बराबर होता है R/N। क्या होता है R/N। R क्या है प्रतिरोध कितने ओम का है 4 ओम का, कि N क्या है प्रतिरोधों की संख्या, कितना है 4, तो 4/4 बराबर कितना हो जाएगा 1। एक ऑप्शन सही होगा। ये तब होगा जब सेम मान का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने कॉन्ट्रैक्टर्स का उपयोग किया जाता है 3। कितने कॉन्ट्रैक्टर्स का उपयोग किया जाता है 3, क्योंकि 3 फेज स्टार डेल्टा, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर उपयोग किया जाता है मोटर को, इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। कितना होगा 3। अगला क्वेश्चन, सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग आयरन बिट लिए किस सामग्री का उपयोग होता है। सोल्डरिंग, सोल्डरिंग, सोल्डरिंग आयरन बिट में सोल्डर आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक सोल्डर, इलेक्ट्रिक सोल्डर, इलेक्ट्रिक सोल्डर, यह समान मटेरियल, इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग क्या क्रिया होती है कि समान मटेरियल के तारों या विभिन्न मटेरियल के तारों को एक दूसरे से संपर्क में जोड़ने के लिए सोल्डरिंग क्रिया की जाती है। तो जो सोल्डरिंग होता है उसका कॉइल बना होता है नाइक्रोम का, कॉइल बना होता है नाइक्रोम का, और जिसे हम लोग टाँका लगाते हैं वो क्या होता है हार्ड कापर होता है। क्या होता है हार्ड कापर, कठोर तांबा होता है। इसमें तांबा ऑप्शन दिया है, क्या होता है कठोर तांबा। अगला क्वेश्चन, ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, प्लीज वेट। हाँ, किसी सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कुल कितने चुंबकीय पथ होते हैं। सुन लीजिए, ट्रांसफार्मर होता है आपका 3 टाइप का, लेकिन मुख्यतः 2 जैसे देखेंगे। देखिए
ट्रांसफार्मर किसके आधार पर, वोल्टेज के आधार पर। सब देखते हैं, वोल्टेज के आधार पर होता है स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, और क्या होता है स्टेप अप। वोल्टेज के आधार पर स्टेप अप। प्रकार में देखेंगे तो एक होता है आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, और दूसरा होता है सेल टाइप, सेल टाइप ट्रांसफार्मर, और तीसरा होता है बैरी टाइप, बैरी टाइप ट्रांसफार्मर। लेकिन कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि ये आपका होता है कोर टाइप, ये क्या होता है कोर टाइप। इसमें फ्लक्स प्रवाहित होने के लिए फ्लक्स लिंक करता है दूसरे कॉइल से, तो यहाँ पर एक मार्ग होता है। कितना मार्ग होता है, एक मार्ग होता है। और ये क्या कह रहा है कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर को कितने चुंबकीय पथ होते हैं, तो देखिए सेल टाइप ट्रांसफार्मर जो बना होता है वो आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर का बीच में वाइंडिंग होता है, ये ऐसे होता है, और यहाँ पर आपका एलवीएचवी वाइंडिंग होता है। अब यहाँ जो फ्लक्स जनरेट होगा वो फ्लक्स इधर भी जाएगा और यही फ्लक्स क्या होगा इधर भी आएगा। फ्लक्स का क्या होता है बंटवारा हो जाता है। तो इसको कितने मार्ग मिल गए, ये कितने मार्ग हो गए, दो मार्ग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दो। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में दो मार्ग मिलता है चुंबकीय पथ के लिए, फ्लक्स के लिए। अगला क्वेश्चन, फेज से फेज, फेज से फेज और फेज से न्यूट्रल तक केबल के विद्युत रोधन परीक्षण में प्रतिरोध कम नहीं होना चाहिए 1 मेगा ओम। इसका क्या मतलब है, कैपिटल एम का मेगा, कितना होता है मेगा ओम, 1 मेगा ओम। या मान लीजिए इसके ऑप्शन की जगह पर 1 × 10⁻6 दे दे, तभी वो क्या होगा मेगा ही होता है। 1 मेगा ओम बराबर 10⁻6 ओम होता है। अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर स्टार्टरों का उपयोग के लिए किया जाता है, मतलब किस लिए किया जाता है, तो कोई भी मोटर, डीसी मोटर ठीक है, डीसी मोटर में स्टार्टिंग में, अब इसमें डीसी मोटर के लिए स्टार्टिंग आता है आपका 2 पॉइंट स्टार्टर आता है, 4 पॉइंट स्टार्टर आता है, 3 पॉइंट स्टार्टर आता है। तो इसको उपयोग करने के लिए, डीसी मोटर में उपयोग करने के लिए यहाँ पर प्रारंभिक विद्युत धारा नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्योंकि जब मोटर को स्टार्ट किया जाता है तो स्टार्टिंग में हैवी करंट ड्रॉ करता है। स्टार्टिंग के टाइम करंट, मोटर जो होता है वो करंट को ज़्यादा ड्रॉ करता है। अगर हम स्टार्टर का उपयोग नहीं करेंगे तो वाइंडिंग वगैरह क्या हो जाएंगी, जल जाएंगी। तो स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए, स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम पर टकाई के लिए, मतलब टाके लगाने के लिए किस सोल्डरिंग गलत फ्लक्स यानी फ्लक्स का उपयोग किया जाता है, EY-R7 या बरोजा। ये आप लोग याद रखिएगा, ये आप सब सोल्डरिंग का क्वेश्चन है। सोल्डरिंग के इसमें 2-3 क्वेश्चन थे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड इसका उपयोग नहीं होता है। अमोनियम क्लोराइड इसका नहीं होता है। क्या होता है याद रखिएगा, EY-RA7 या बरोजा। ऐसे क्वेश्चन को याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक प्रत्यावर्ती में प्रेरित विद्युत मतलब EMF की आवृत्ति दी जाती है। जस्ट अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल लगाए हैं, F बराबर क्या होता है PN/120। PN बटा में क्या होगा 120, अल्टरनेटर के लिए ये होता है, और मोटर के लिए NS बराबर 120/T। अगला क्वेश्चन, अधिक ऊर्जा के लिए निम्न दृष्टिकारियों में कौन अधिक सस्ता और क्षमतावान होता है, मर्क्यूरिक आर्क दृष्टिकारी, मर्क्यूरिक आर्क रेक्टिफायर, मर्क्यूरिक आर्क दृष्टिकारी। अगला क्वेश्चन, किसी ट्यूबलाइट में चोक लगाने का उद्देश्य क्या होता है। जैसे आप लोग ट्यूबलाइट देखे होंगे,
ट्यूबलाइट और यहाँ पर ट्यूबलाइट और एक चोक लगा होता है, चोक लगा होता है, चोक, ये एक होता है चोक, कॉइल होता है, और यह आपका इंडक्टिव होता है। कैसा होता है? इंडक्टिव। और इंडक्टिव का क्या होता है? सडन चेंज इन करंट अपोजिट, मतलब अचानक यदि धारा में परिवर्तन होता है, अचानक धारा में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन का वो विरोध करता है। एक तरह से समझ लीजिए कि करंट कंट्रोल करता है। यहाँ पर समुचित मात्रा में करंट को सीमित करना, समुचित मात्रा में करंट को सीमित करना। अगला क्वेश्चन, ईडी करंट की एक कमी है। वीडी करंट से क्या नुकसान है? तो वाइंडिंग में हीटिंग उत्पन्न होता है, हीटिंग का नुकसान। वाइंडिंग क्या होने लगेगा? हीटिंग, मतलब गर्म होने लगता है। इसीलिए हम लोग कोर को क्या बनाते हैं? लेमिनेट। निम्न में कौन से विषम चुंबकीय सामग्रियों के उदाहरण है? विषम चुंबकीय सामग्रियों के उदाहरण है सोना, तांबा और सीसा। अगला क्वेश्चन, CRO का पूर्ण नाम? कैथोड रे ऑक्सीलेशन। क्या होता है? कैथोड रे ऑक्सीलेशन। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेट क्यों किया जाता है? तो ईडी करंट को कम करने के लिए, ईडी करंट को कम करने के लिए, ईडी करंट कम करने के लिए, लॉसेस को कम करने के लिए क्या करते हैं? लेमिनेट किया जाता है। ट्रांसफार्मर के कोर को क्या करते हैं? लेमिनेट, ILEU, आपका जो कोर बना होता है उसको क्या करते हैं? लेमिनेट किया जाता है ईडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन, कम्यूटेटर, इसमें मतलब क्या उपयोग किया जाता है? कम्यूटेटर सेगमेंट। कम्यूटेटर क्या होता है? तो ये डीसी मशीनों में लगा होता है। ये क्या होता है आपका? कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर में ये सेगमेंट कटा होता है और इस कम्यूटेटर के ऊपर लगा होता है कार्बन ब्रश। क्या लगा होता है? ये कार्बन ब्रश। और ये कंप्यूटर आपका सॉफ्ट से जुड़ा होता है और यहाँ पर होता है आर्मेचर। ये आपका आर्मेचर हो गया, ठीक है। और इस आर्मेचर में क्या होता है? वाइंडिंग किया जाता है और जो वाइंडिंग होता है वो इस आकर के कम्यूटेटर से जुड़ा होता है। अब ये आपका हो गया ब्रश। ये क्या हो गया? ब्रश हो गया B1 B2। कह रहा है कि कम्यूटेटर सेगमेंट विद्युत रोधी, कम्यूटेटर में सेगमेंट कटे होते हैं, उसमें कह रहा है कि जो विद्युत रोधी इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसमें क्या भरा होता है? तो इसमें भरा जाता है माइका। क्या भरते हैं? माइका भरा जाता है। और कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है कि यह AC को DC में और DC को AC में परिवर्तित करता है, ठीक है। AC को DC में परिवर्तित करता है जब यह जनरेटर होगा, और जब मोटर होगा तो DC को AC में परिवर्तित करता है। तो कम्यूटेटर का काम होता है कि AC को DC और DC को AC में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? माइका, अभ्रक। अगला क्वेश्चन, किसी सजावटी श्रृंखला वाली प्रकाश के लिए 6 वोल्ट वाले कितने बल्ब को 240 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जा सकता है? जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर 6 वोल्ट वाले कितने बल्ब को 240 के साथ जोड़ा जा सकता है? तो देखिए 240 वोल्ट और 6 वोल्ट वाले कितने बल्ब, मतलब कि एक बल्ब जो है बल्ब ये कितने वोल्ट का है? 6 वोल्ट का। कितने वोल्ट से जोड़ना है? 240 वोल्ट से। तो कितना जोड़ा जा सकता है? तो 240 में 6 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 40। कितना आएगा? 40 वोल्ट। 40 वोल्ट होगा, ठीक है। अब ये आपका इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन था।
कि आप ये समझ गए होंगे कि किसी सजावटी श्रृंखला वाली प्रकाश व्यवस्था में 6 वोल्ट वाले कितने बल्ब लगेंगे। तो 240 में डिवाइड कर देंगे 6 से, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना हम लोग जोड़ सकते हैं। तो कितना आंसर आएगा? 40। अब नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट कीजिए, और आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, किस टॉपिक पर आपको समस्या है, उस टॉपिक पर वीडियो बना करके हम अपलोड करेंगे। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो हम अपलोड करें और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।